अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और जी, इससे पहले कि हम जाएं अपने शो की तरफ, हम जाएं न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर जी, हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे परवेज़ खटक साहब की। जी हाँ, जो इमरान खान के साथी रह चुके हैं, इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब उन्होंने इमरान खान से अलग हटकर अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। तो जी, परवेज खटक साहब का कहना ये है कि जी, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो किसी और पार्टी के हों, ये सब के सब करप्ट हैं, इनको किसी को काम करना नहीं आता। और परवेज खटक साहब का कहना ये है कि सिर्फ उनकी ही पार्टी ऐसी है जो नॉन करप्ट है और जो काम करके दिखाएगी। खैर, देखते हैं कि क्या करते हैं परवेज खटक साहब। आप इमरान खान के साथी भी रह चुके हैं और अब खान साहब पे बुरा वक्त आया है तो आप इस किस्म की बातें करें। बहरहाल, ऐसा तो होता है और अक्सर लोग जो है मुसीबत में छोड़ के भाग जाते हैं। ये भी कुछ उसी में से नजर आ रहे हैं। खैर, बात हम करेंगे एक बार फिर जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके आने की खबरें हैं, लेकिन साथ साथ नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि जी वो किसी किस्म का एक्शन नहीं लेंगे किसी पे। लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, उनका कहना है कि जी हम सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करेंगे और सिर्फ इकोनॉमी के लिए ही काम करेंगे, इसके अलावा हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। हम एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ये भारत और पाकिस्तान एक मुल्क होते 47 से पहले सोना उगलती थी, ये जमीन सोना। बेशक बेशक बेशक। और अब आपको चावल, गंदुम यानी कि कनक, आटा, दालें, तेल, चीनी सब इंपोर्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। और वो इंपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, यानी आप बहुत प्रेशियस आपका फॉरेन एक्सचेंज लूज करते हैं जिस वक्त आप किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मुल्क डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, ऐसा डेट ट्रैप में फंसा हुआ है कि आप ब्याज, सूद, इंटरेस्ट, जो कि कायदे से इस्लाम में हराम है, उसके चंगुल में उस हद तक फंस चुके हैं कि आपकी आर्म ट्विस्टिंग और ब्लैकमेलिंग दुनिया के जो बड़े फाइनेंशियल इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाइना है, या और जो पश्चिम के IMF है, वेस्ट के, चाहे वो यूके है, यूएस है, ये सब आपको आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं। ये पैसा जो आप कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में घुसने की और ये जो आप खर्च रहे हैं, ये जितनी आपने एक नेगेटिव कैंपेन और एक ये जो आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं भारत के खिलाफ, आप जो एक्शंस लेते हैं, जो जिस आपका खर्चा बहुत ज्यादा है भारत के ऊपर। बेशक बिल्कुल सही। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपको बॉर्डर लगता है हमारा, ये एक मुल्क था, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और आप कहां पे हैं? और मैं आपको वाजे बता देता हूं, उस बात में कोई शर्म नहीं है। एक वक्त था जब पाकिस्तान का रुपया भारत के रुपए से ज्यादा ऊपर था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी से बेहतर माना जाता था। बेशक बिल्कुल। आप भारत से तो क्या, आप बांग्लादेश से कंपीट नहीं कर पा रहे। सर, इस वक्त साउथ एशिया में वर्ल्ड बैंक की कल की रिपोर्ट आई है कि इस वक्त लोवेस्ट लेवल पे हम हैं। 10 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। ये ना मैं कह रहा हूं, ना आप कह रहे हैं, ना हिंदुस्तान कह रहे हैं, ना कोई पाकिस्तानी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। और मैं वही उसी बात पे मैं आपको फकर भाई लेके आ रहा हूँ। देखिए, हम जिंगोइज्म कितना भी कर सकते हैं, मैं पाकिस्तान को 100 गालियां दे सकता हूँ, जो हमारी कुव्वत है उसके चलते। ये जो थॉट प्रोसेस आपने अभी एक्सप्रेस किया कि बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कोई बड़ा मुल्क हो, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मुल्क नहीं है हमारे लिए दुनिया में। बेशक। हम नहीं समझते कि कनाडा कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है कि हमारे को आर्म ट्विस्ट करेगी, हमको ब्लैकमेल करेगी, हमको बेंड ओवर करेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंडिया के साथ वो चीज अब वो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले करते हैं। बिल्कुल। ये आप लिख के रख लीजिए। राइट। और वेस्ट की एक पॉलिसी है, और आप नोट कर लेना और अपने पाकिस्तानी साथियों को बताइएगा कि वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड इसलिए करके गए कि ये जो अगर मुल्क, ये खित्ता इकट्ठा रहता बड़े सगीर का, जी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और नेपाल वाज वांटिंग टू ज्वाइन इंडिया एट वन पॉइंट इन टाइम, ये दुनिया पे राज करता। अब चूंकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भारत एक छोटा
अपने साइज के मुताबिक, जो प्री इंडिपेंडेंस था उसके मुताबिक उससे छोटा रह गया। इन्होंने हमारी सक्सेस को डिले किया है, डिनाई नहीं कर पाए। फाइन। और दो बातें मैं आपको वाजे बता दूं। वेस्ट का काम नंबर 1, इंडिया और पाकिस्तान को जेली स्टेट में रखना, लिक्विड नहीं। जी। और ये थे रामनिक जी जो कि बता रहे थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो आपस में एक टेंशन बनी रहती है, उसकी वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। और यकीनन ये बातें जो हैं वो हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए और इस चीज के ऊपर जो है थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए। और ये जो हमने एक तरीका बना लिया है कि जी भारत से हमारी दुश्मनी है और भारत से हम बात नहीं कर सकते, और ये वो जो हमने लगा रखा है वो पाकिस्तान को बंद करना होगा। खैर, हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बता दें कि जी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि अगर उन्होंने क्रिटिसाइज करना है किसी भी रिटायर्ड फौजी को, यानी कि कोई ऐसा हमारे फौज में से कोई भी जो भी होते हैं, जैसे वो हमारे कमर जावेद बाजवा साहब है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, या कोई भी और, तो उनके लिए ये कहा गया है कि उनको यूनिफॉर्म में ना दिखाया जाए। यानी उनकी जो पिक्चर्स लगाई जाती हैं बात करते हुए, क्रिटिसाइज करते वक्त, उस वक्त जो है वो उनकी वो पिक्चर लगाई जाए जो उन्होंने सिविलियन ड्रेस पहना हो, क्योंकि फौज का कहना ये है कि अगर वो रिटायर हो गए हैं तो इसका मतलब है कि अब वो सिविलियन हो गए हैं वो लोग। तो इसलिए उनको उनकी यूनिफॉर्म में पिक्चर ना दिखाई जाए, उसके बजाय सिविलियन ड्रेस में उनको दिखाया जाए। और क्रिटिसाइज जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सिविलियन ड्रेस में जो है वो दिखा के, और तभी बात की जा सकती है। खैर, ये इंस्ट्रक्शंस भेज दी गई हैं पाकिस्तान के तमाम ही टीवी चैनल्स को। इसका मतलब ये है कि अगर जनरल फैज हमीद को अगर कुछ कहना है तो उनकी ये पिक्चर दिखाई जा सकती है, जो वो अफगानिस्तान गए थे और कावा पीकर आए थे और बार बार गए थे और कहा था जी हम तो तालिबान की गवर्नमेंट बना रहे हैं और तालिबान की गवर्नमेंट बन जाएगी तो जी बड़ा अच्छा हो जाएगा, और ये वो और भी कई खैर इनकी पिक्चर्स हो सकती हैं। लेकिन बाजवा साहब की तो मुझे एक ही पिक्चर बहुत पसंद है, जो सिविलियन ड्रेस में है ना, जिसमें उनको वो पता नहीं कौन था ना, अफगानी था या अफगानिस्तान का कोई था या पाकिस्तान का कोई था, जो बाजवा साहब बैठे थे सीढ़ियों पे और उसके बाद वो आके उनकी टी शर्ट की तारीफ कर रहा था। अब असल में वो पश्तो में बोल रहा था तो इसलिए समझ तो किसी को कुछ नहीं आई, लेकिन इवन बाजवा साहब को भी नहीं समझ आई कि क्या हुआ, और ये बहुत अच्छा हो गया। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये चीज एक बहुत परफेक्ट हुई थी कि ना तो बाजवा साहब को पता लगा वो क्या कह रहा था, और ना ही मतलब वो समझ पाया, और उसने जो कहना था वो उसने कह दिया, उसका दिल भी हल्का हो गया बेचारे का कि चलो ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो असर ही कोई नहीं हुआ, इसलिए कि समझ आती तब ना उनकी जबान में, पंजाबी में या उर्दू में या हिंदी में कुछ बोलता या इंग्लिश में कुछ बोलता तो शायद उनको समझ भी आती। पश्तो में बुरा भला कह के निकल गया, और चलो खैर अच्छा हुआ, झगड़ा लंबा नहीं होना चाहिए। खैर, मैं आप लोगों को ये नहीं बता रही थी, सिर्फ ये बता रही थी कि जी हमारे यहाँ जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि यूनिफॉर्म में, यानी जो इनकी फौजी यूनिफॉर्म है वो वाली पिक्चर दिखाकर इनके ऊपर बुरा भला ना कहा जाए। आपको बुरा भला कहना है, जो कहना है कहिए, लेकिन ये कि सिविलियन ड्रेस में, क्योंकि अब ये लोग सिविलियन है। खैर, ये तो कोई फौजी ही हमें बता सकता है कि क्या रिटायर होने के बाद फौजी फौजी नहीं रहता, सिविलियन हो जाता है। ये तो मैंने पहली बार सुना है, लेकिन हो सकता है ऐसा होता हो यार। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती, सॉरी हाँ ठीक तो है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक तो बोली थी मैं, खामा खाई तुम लोग मुझे टोक रहे हो। खैर, अच्छा जी, हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज हम आपको देते हैं। और ये जी है मौलाना फजलुर रहमान साहब। उनका कहना है कि उसूलन तो पीटीआई को सियासत में होना ही नहीं चाहिए, यानी कि मौलाना डीजल कहलाते हैं ये, और इमरान खान अक्सर इनको मौलाना डीजल कहा करते थे। तो जी इनका कहना ये है कि पीटीआई को तो उसूलन जो है वो सियासत में, मुल्क यानी पाकिस्तान की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। खैर, ऐसी बात भी नहीं है मौलाना साहब, अगर आप हो सकते हैं तो फिर पीटीआई भी हो सकती है, इतनी भी क्या नाराजगी। वैसे भी इमरान खान साहब ने थोड़ी आपका नाम मौलाना डीजल रखा था, वो तो उन लोगों ने रखा था जिनके साथ अब आप बैठे हुए दिखाई देते हैं। खान साहब तो बस वैसे ही बोल दिया करते थे।
खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बता दें कि जी पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम होने लगी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि गवर्नमेंट का तो वही तरीका है कि जी पहले 50 रुपीज बढ़ा दो, फिर 8 रुपीज कम कर दो, और पब्लिक क्योंकि इतनी बेवकूफ है कि वो उस बात पे भी खुश हो जाएगी कि हाँ यकीनन कुछ अच्छा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और मुसलसल बेवकूफ बनती चली जा रही है। साथ ही हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि उनसे मौशी अंधेरों से निमटना है। जी हाँ, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो जी वो इकोनॉमी को ठीक करेंगे। अब कौन सा जंतर मंतर उनके पास है वो तो मालूम नहीं, लेकिन एक वीडियो में कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ये जरूर कह रहे थे कि जो इकोनॉमी की तरीके, यानी इकोनॉमी को बढ़ाने के जो तरीके, इंक्रीज करने के जो फॉर्मूले इंडिया ने इस्तेमाल किए वो दरअसल नवाज शरीफ साहब ने यूज करने थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को क्योंकि जेल हो गई, नवाज शरीफ साहब क्योंकि लंदन चले गए, तो वो नहीं कर पाए। और वही सारी चीजें जो है वो सुनकर और पूछ कर और या कहीं से आइडिया लगाकर मोदी जी ने इंडिया में कर लिया। और आज देखिए कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ है। मेरा ख्याल है वो जब आए थे ना, मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी ना, झपियां शपियां लगा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, शायद उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अपने ये सारे आइडिया जो है वो आइडियाज जो थे वो सुनाए होंगे मोदी जी को एज अ फ्रेंड, और मोदी जी ने उसी वक्त सारा कुछ नोट कर लिया होगा। बाद में जाके उन्होंने जी हिंदुस्तान में वो सारी चीजें कर डाली और उनकी इकोनॉमी हो गई थी फर्स्ट क्लास, और हम जो है जिधर थे उससे भी कहीं पीछे चले गए। खैर हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तानी अवाम अमन, मौशी तरक्की और इंसानी तरक्की के लिए पुरअज़म है। जी हाँ, ये कहना है आर्मी चीफ का, और अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं तो जी हम क्या कह सकते हैं, अब इनकी बात पे क्या तबसरा करें। लेकिन एक चीज जरूर है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में जिस तरह से अटैक हुआ और जिस तरह से ब्लास्ट किए गए और लोगों की जाने गई, उसके रीजन कई लोग डिफरेंट डिफरेंट बता रहे हैं, मगर कोई दाइश का नाम ले रहा है तो कोई किसी का नाम ले रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि बलूचिस्तान और उसके साथ आसपास के इलाकों में जो स्मगलिंग होती है, जो ऑयल की स्मगलिंग होती है, फ्यूल की स्मगलिंग होती है, उसको रोका जाएगा। और कई लोगों का ख्याल ये भी है कि शायद ये ब्लास्ट जो है इसी वजह से किए गए ताकि लोगों को पैगाम दिया जा सके, मैसेज दिया जा सके कि जी इस किस्म की जो हमारे यहाँ से चल रही है स्मगलिंग, वो स्मगलिंग जो की जा रही है वो नहीं रोकी जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हो सकता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो इलीगल तरीके से अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यानी वो नहीं जिनके पास कार्ड बने हुए हैं या जो लीगल तरीके से आए, जिनको गवर्नमेंट ने खुद रखा है, वो नहीं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं और उनके पास यहाँ रहने का ना तो वीजा है ना ही कोई और परमिशन है, उनको पकड़ पकड़ के वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। शायद ये जो ब्लास्ट वगैरह किए गए उन लोगों ने किए हों ताकि उनको वापस ना भेजा जाए, इसलिए कि बहुत से कहा जाता है कि जी अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से बड़ी नफरत करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के लोग जब पाकिस्तान में रह जाते हैं, रह रहे हैं, वो वापस जाने को, अपनी कंट्री वापस जाने को तैयार नहीं है। ये भी एक दोहरा में आ रहा है, ये भी एक डबल स्टैंडर्ड्स है अफगानिस्तान के लोगों का। अगर आपको इतनी नफरत है पाकिस्तान से तो फिर आप अपनी कंट्री में चले जाइए, नहीं रहना भी इधर ही है लेकिन नफरत भी करनी है। मुझे नहीं पता कि ये हर बॉर्डर जिस जिस कंट्री के साथ पाकिस्तान का लगता है उनका आखिर प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों को तो हमने परेशान कर रखा है, जिसमें कि भारत भी शामिल है, किसी हद तक अफगानिस्तान भी शामिल है, क्योंकि जो हमारे यहाँ से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिरा कर और फिर बनाकर का जो नौटंकी चली थी, वो जाहिर है कि लोगों को बहुत इससे बहुत हर्ट हुए हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान से लोग यहाँ पर एज अ रेफ्यूजी आए थे, उनमें से जिनके पास वीजा नहीं है उनको पकड़ के वापस बाहर निकालेंगे और अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। उसके लिए भी खैर काफी सारे लोग जो हैं वो तैयार नहीं है। हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज है जी फिरदौस आशिक कवान साहिबा की। जी हाँ, फिरदौस आपा को तो सभी जानते हैं, और जी उनका कहना ये है कि ये आजकल फिरदौस आशिक कवान जो है आजकल इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में, जो कि जहांगीर तरीन खान की है, और उनका कहना ये है कि साना 9 मई के अंधेरों से फूटने वाली रोशनी है। यानी कि उनका मतलब ये है कि अब
जो है वो इस्तेकाम में पाकिस्तान जो है वो 9 मई को बुलाकर और या 9 मई को लेकर आगे कोई ना कोई एक उम्मीद की किरण, एक लाइट, एक पता नहीं क्या इस किस्म का कुछ फलसफा जो है या इस तरह की कोई फिलॉसफी जो है वो फिरदौस आशिक कमान ने कहने की कोशिश की है, जो कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आई। आप लोगों की समझ में आए तो मुझे भी बता दिएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो के भारत में मौजूद है, उनके कैप्टन, आई थिंक कैप्टन ही है बाबर आजम। जी हाँ, बाबर आजम ने एक पिक्चर लगाई सोशल मीडिया पे गणेश जी की मूर्ति के साथ। उसके बाद जो उनको बुरा भला कहा है लोगों ने, वो भी बातें जो है वो पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं और इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में किस माइंडसेट के लोग रहते हैं। वैसे ये सारी बातें सुनने के बाद, बल्कि ये सारी बातें पढ़ने के बाद बाबर आजम को जो बुरा भला कहा है, तो मैंने सोचा है कि मेरे कोई दोस्त अगर मुझे कहीं मिले, इंडियन फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, तो मैं उनसे ये जरूर कहूंगी कि मुझे एक गणेश जी की मूर्ति ला दें, या फिर ये कि यहाँ पर जो 2-4 हमने छोड़ दिए हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मुझे एक गणेश जी की मूर्ति ला दें, मैं अपने सेट पे रखूंगी, ताकि हमारे लोगों को पता चले कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है, बरकत ही होती है। अगर गणेश जी की मूर्ति के पास बाबर आजम बैठ गए तो उसमें इतना हा हू करने की कोई खास जरूरत थी नहीं। जी, तो बाबर आजम की ये पिक्चर है जिसके ऊपर बड़ा एतराज किया जा रहा है और पाकिस्तान से बहुत से जो क्रिकेट फैंस हैं, उनको बड़ा एतराज हो रहा है कि जी वो गणेश जी की मूर्ति के साथ क्यों बैठ गए। हालांकि इस किस्म की जहनियत जो है वो है पाकिस्तान में, सभी जानते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को इस पे कोई असर नहीं लेना चाहिए और बहुत अच्छा किया, और पिक्चर भी बहुत अच्छी है और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इस किस्म की पिक्चर बनाई या उन्होंने गणेश जी की मूर्ति के साथ पिक्चर बनवाई। ये भी जबरदस्त काम किया उन्होंने, इस पे मैं जरूर उन्हें अप्रिशिएट करूंगी। साथ साथ हम आपको ये बताते चले कि जी पंजाब में जो है वो अभी तक 121 केसेस जो हैं वो डेंगू वायरस के आ चुके हैं। डेंगू वायरस बहुत तेजी के साथ पूरे पंजाब में फैल रहा है। इसके साथ साथ आई इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अपना खास ख्याल रखें, और इस तरह की खास तौर पे आई इन्फेक्शन का तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जो चीज यहाँ पाकिस्तान में जो किस्म की भी वायरस या कुछ होती है तो वो कुछ ही दिनों में वो भारत भी पहुंच जाती है। तो इसलिए आप लोग जो भारत से मुझे देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत ख्याल रखें, और खास तौर पे ये डेंगू और ये आई इन्फेक्शन वगैरह से बचने के लिए अपने बार बार वो जो कहते हैं ना, हाथ धोते जाओ, तो बिल्कुल वही करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यार आप लोग भूल जाते हैं, पता नहीं अजीब लोग हैं, बादाम नहीं खाते आप लोग लगता है मुझे, लेकिन खैर बादाम खा लिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।